नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला। लोग जानते हैं नीट यूजी 2020 की एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है स्टेट लेवल कोटे की, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गए हैं। आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, कल से ऑप्शन फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा देरी से वीडियो आ रहा है, तो लेकिन चलिए देरी से ही सही, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिशन सिस्टम कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन की बात करेंगे, थोड़ी सी एप्लीकेशन प्रोसेस हम देखेंगे, सीटों का बंटवारा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कैसा है, और कैप राउंड्स के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगे। और इसके इर्द गिर्द जो बाकी के क्वेश्चन है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कशन बाद में करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि नीट यूजी 2020 की एडमिशन प्रोसेस और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिए गए नियम है उसका थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले हम जान लेंगे कि एडमिशन सिस्टम कैसे होगा। तो देखिए, एडमिशन सिस्टम में एमबीबीएस और बीडीएस को थोड़ा सा अलग, और फिर बाकी के जो कोर्सेस है उनको अलग सिस्टम में, दो स्ट्रीम में बांटा है उन्होंने। तो पहले जो अभी शेड्यूल आ गया है वो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए आएगा, थोड़े दिनों के बाद बाकी के कोर्सेज के लिए भी आ जाएगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कॉमन है सभी के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉमनली करना है। आपको एक ही फॉर्म होगा, दोनों सभी कोर्सेज के लिए एक ही फॉर्म होगा, आपने भरा भी होगा, आप अभी भरने के लिए शुरुआत भी है। आप सभी जो रिक्वायर्ड लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हालांकि आपको पता भी होगा, आपने वहाँ जाकर ट्राई भी किया फॉर्म भरने का, और आप भर रहे भी होंगे, तो बात हम छोड़ देते हैं। तो आगे फिर होगा कि उसका आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो इसके पहले जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था इस साल वो उन्होंने स्किप कर दिया है शायद, और आपको डायरेक्टली अब कल से ऑनलाइन प्रेफरेंसेस चॉइस या फिर जिसे ऑप्शन हम कहते हैं आप उसे भर सकते हो। एक बार ऑनलाइन चॉइस हो गई आपकी भरकर, तो फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी और सिलेक्शन लिस्ट आएगी फर्स्ट राउंड की कैप की, और उसके बाद कैप राउंड की जो प्रोसेस होगी फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज ज्वाइनिंग, उसके बाद की जो प्रोसेस है कैप राउंड की आपको सब करनी है, और फिर बाद में दूसरा राउंड हो जाएगा। अगर कितने राउंड, शायद 2 राउंड प्लान किए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी एडमिशन सिस्टम तो आपको जैसे ज़्यादा राउंड बढ़ेंगे आपको बता दिया जाएगा। आखिर में मॉप अप राउंड भी होगा, और अगर कुछ सीट बचती है इंस्टीट्यूट लेवल की तो कॉलेज लेवल का राउंड भी होगा, और फिर एक कट ऑफ डेट होगी स्पेसिफिक। ये दोनों भी के लिए सेम सिस्टम है यहाँ पे, दोनों भी मतलब जो एमबीबीएस और बीडीएस की और बाकी के कोर्सेज की प्रोसीजर सेम है, सिर्फ उनका शेड्यूल अलग रहेगा, और एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट होगी। उसके बाद एडमिशन पॉसिबल नहीं होंगे, और उसके बाद अगर आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो फिर बाद में आप उसे कैंसिल भी नहीं कर पाओ। अगर कैंसिल किया तो फिर पेनल्टीज़ और बाकी की जो बातें हैं हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने जान लिया कि एडमिशन सिस्टम कैसा होगा। एमबीबीएस बीडीएस का अलग है, बाकी के कोर्सेज का अलग है। अभी जो फॉर्म भर रहे हैं आप सभी के लिए कॉमन है, आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अभी चालू है, बाकी के कोर्सेज का बाद में आ जाएगा। एक्टिविटी शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तो जो शेड्यूल अभी दिया है 4 तारीख को उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इशू कर दिया है, उसमें सारे नियम है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो पूरी जो एडमिशन सिस्टम है उसका वहाँ पर जायज़ा लिया गया है, सीट मैट्रिक्स भी आ गया है, और अब सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हो एमबीबीएस बीडीएस के लिए कितनी जगह कहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 तारीख से शुरू हो चुका है और वो 12 तारीख तक अब चलेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म भरने हैं, 6 तारीख से कल से शुरू हो चुका है, वो 13 तारीख तक आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म भरने हैं एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए सिर्फ। उसके बाद 13 तारीख को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, हालांकि प्रोविजनल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट का कुछ प्रयोजन नहीं है। आपको डायरेक्टली 15 तारीख को होगा आपका फर्स्ट राउंड का डिक्लेरेशन अलोकेशन। तो उसके बाद आपको 20 तारीख तक कॉलेज में जाना है, कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाना है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उस समय होगा। तो एक शेड्यूल है, बीएमएस और बाकी के कोर्सेज का शेड्यूल सेपरेटली आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे, आपसे बताने की कोशिश करेंगे। तो एक थोड़ा सा जायजा हमने ले लिया एक्टिविटी शेड्यूल का, हालांकि आपको ये पता है, पहले ही आ चुका है। अब थोड़ी सी बात करेंगे एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन की। तो पहले हम एलिजिबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो सभी को पता है कि एलिजिबिलिटी का पहला पॉइंट है नेशनलिटी, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। हालांकि ओसीआई, एनआरआई और ओएमएस स्टूडेंट, ओएमएस में हम नेशनलिटी तो उसमें होती है, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हम उनको कहेंगे। तो जनरली ये सिस्टम है स्टेट लेवल पे, तो उसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिट होंगे वो महाराष्ट्र स्टेट के होंगे जिनके पास डोमिसाइल इन महाराष्ट्र होगा। लेकिन ओएमएस जो आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल का जो कोटा होता है
उसमें वो एलिजिबल होंगे। तो मेडिकल और डेंटल की बात करें तो फिर कैप राउंड के थ्रू ही इंस्टीट्यूट लेवल की सीटें भरे जाएंगी। अगर वो खाली रहती है फिर भी तो फिर इंस्टीट्यूट उसको भरेगी। लेकिन बाकी के जो कोर्सेज है उनका इंस्टीट्यूशनल लेवल का जो कोटा होता है 15%, वो कॉलेज ही भरेगा। तो आपको उनको कॉलेज को कांटेक्ट करना होगा। हालांकि जब MBBS और BDS की जो इंस्टीट्यूट लेवल की सीटें भरी जाएगी तो उसमें NRI को प्राधान्य, NRI को प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन उसमें OCI, अब इस साल से आगे OCI स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। पिछले साल भी OCI का प्रोविजन था लेकिन वो उस उतने ही साल के लिए था, लेकिन इस साल से अब वो आगे कंटिन्यू होगा। तो फर्स्ट जो मेन है कि आपको इंडियन नेशनल आप होने चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल का हमने जिक्र किया, तो डोमिसाइल इन महाराष्ट्र आप होने चाहिए। इंजीनियरिंग के सिस्टम में डोमिसाइल को थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट में हम डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट का जब सेक्शन आएगा तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप डोमिसाइल इन महाराष्ट्र होने चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट का मुझे लगता है कि 17 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। 31 दिसंबर 2003 और उसके पहले आपका जन्म होना चाहिए। और अपर एज लिमिट की बात करें तो BMS, BUMS और BHMS डिग्री कोर्स के लिए 25 ईयर या फिर उससे कम आपकी 25 ईयर ये हायर या फिर अपर एज लिमिट है। और SC, ST, OBC, PWD के लिए 30 ईयर्स की अपर एज लिमिट है। तो कैंडिडेट मेडिकली फिट भी होना चाहिए। एक प्रिस्क्राइब उनका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, अनेक्षर एच में आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको सादर करना होगा। आगे की बात करेंगे तो आप SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ये महाराष्ट्र से पास होने चाहिए। भले ही आपका बोर्ड अलग हो लेकिन वो इंस्टीट्यूट या वो कॉलेज महाराष्ट्र में होना चाहिए। इस नियम के लिए अपवाद है कि अगर आप 2017 या फिर उसके पहले आउटसाइड महाराष्ट्र में आपकी 10वीं या फिर SSC हुई है लेकिन आपकी 12वीं यानी HSC महाराष्ट्र में हुई है और आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो भी आप इस सिस्टम के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात है HSC भी आप महाराष्ट्र से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ आप पास होने चाहिए। इसके लिए जो एक्सेप्शन, इसके लिए जो अपवाद केस है वो है आपके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉई महाराष्ट्र में डिप्यूटेड है, महाराष्ट्र में वो काम कर रहे, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई वो बाहर काम कर रहे थे, उसकी वजह से उनके बच्चों की 10वीं या फिर 12वीं बाहर हुई है तो उन बच्चों को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। लेकिन उनको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करना होगा। तो MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS का जो PCM का आपको परसेंटेज लगेगा वो 50% ओपन और EWS के लिए, 40% रिजर्व कैटेगरी और PWD के लिए। लेकिन PWD के स्टूडेंट जो ओपन में बिलोंग करते हैं, जो ओपन के PWD के कैंडिडेट होंगे उनको 45% PCB का क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब ओपन EWS के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के PWD जो स्टूडेंट होंगे उनको 40% और ओपन कैटेगरी जो PWD स्टूडेंट्स होंगे उनको 45% मिनिमम आपको PCM में ग्रुपिंग होनी चाहिए एट आपके 12th लेवल। BSc नर्सिंग की बात करें तो उनको PCB और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ PCB जो उनको ग्रुप है 12वीं पे लेवल पे या फिर 12th लेवल पर उसका 45% होना चाहिए, 40% बैकवर्ड क्लास के लिए। बाकी के कोर्सेज के लिए आपको HSC 12th और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। BP एंड O की बात करें तो आप HSC PCMB के साथ हुए तो भी चलता है, मतलब मैथमेटिक्स के साथ हुए तो भी चलता है। और BA SLP अगर आप PCM PCB या फिर आपके PCM PCB के साथ अगर आपका कंप्यूटर साइंस भी है तो भी चलता है। तो ये होगी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे हम जाएंगे नीट UG के क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS की बात करें तो ओपन कैटेगरी और EWS के लिए आपको PCB नीट का 50 परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम, और PCB 40 परसेंटाइल होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी और PWD के लिए। तो ओपन और EWS के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी और PWD के लिए 40 परसेंटाइल आपके होने चाहिए नीट UG 2020 ओनली स्कोर। उसके बाद बाकी के कोर्सेज की बात करेंगे। ऊपर के जो MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS छोड़ के बाकी के जो कोर्सेज है इस सिस्टम के अंदर उनको आप नीट UG अपीयर हुए हैं, कुछ स्कोर आपने हासिल किया तो आपके मेरिट के अनुसार आपको जैसे जैसे मेरिट नीचे आएगा, आपका नंबर लगा तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो BUMS के लिए है अगर आपका SSC या 10th लेवल पर उर्दू, अरबिक या फिर पर्शियन लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10th लेवल पर। और ये जो सब हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, इस एलिजिबिलिटी को प्रूफ करने का, एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए कोई कट ऑफ डेट है और वो है कट ऑफ डेट आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट होगी उस दिन तक आपके पास आपको की
एलिजिबिलिटी प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट आने चाहिए। तो फिजिकल वेरिफिकेशन की जब तक डेट नहीं आती तब तक आप अपनी एलिजिबिलिटी जुटा सकते हैं, डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे मुड़ते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स 10th और 12th महाराष्ट्र के बाहर पास हुए हैं, बाहर उन्होंने दिया है, 10th भी हो या फिर HSC भी हो आपकी, लेकिन जो हमने एक्सेप्शन की बात की 2017 इसके पहले SSC, और जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है, वो छोड़ के बाकी के स्टूडेंट्स फिर इस सिस्टम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि जो OMS कैटेगरी में वो जो आएंगे, जिनका 10th और 12th बाहर हुआ है, डोमिसाइल उनके पास नहीं है, वो लोग OMS में आ जाएंगे और वो इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MBBS और BDS के कोर्सेज ऑनलाइन मतलब कैप के थ्रू ही होंगे, वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के कोर्सेज के लिए आपको उन कॉलेज को कॉन्टैक्ट करना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ नीट UG 2020 एग्जामिनेशन का आपको लगेगा, आपके पास वो होगा। दूसरी बात है इसेंशियल, जो हमने बात की, नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं निकाला है तो इंडियन पासपोर्ट आप दे सकते हैं, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसपे आपकी नेशनलिटी मेंशन हो। HSC का 10th का नहीं चलेगा, HSC का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसपे आपकी नेशनलिटी मेंशन हो वो भी चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग एडमिशन सिस्टम के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अपनी तहसील से हासिल नहीं किया है, तो फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपके LC पर बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का मेंशन है तो भी चलता है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में या फिर मेडिकल के एडमिशन में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ही देना पड़ेगा। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है दोस्तों। SSC 10th स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये है डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको प्रूफ देना है। तो आप SSC का आपका जो सर्टिफिकेट है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो, या फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं 12th का। HSC की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसकी हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड पर। तो एनेक्चर H में उसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है, अभी भर रहे हो, उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल कर ज़रूर रखिएगा आपके साथ, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं उसको और प्रॉब्लम आती है। तो वो आप भूलिएगा मत। जैसे आपका कंफर्म होगा, पेमेंट की रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म सब अपने पास रखिएगा। आधार कार्ड की कॉपी भी आपको अपलोड करनी है या फिर वहाँ पे लगेगी, तो आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो कैटेगरी वाइज, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके पास कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलर SC ST छोड़कर बाकी सभी को लगेगा। EWS भी छोड़कर, EWS वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन बाकी की जो कैटेगरी है उनको नॉन क्रीमिलर लगेगा। EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डिफेंस कोटा से अगर आप बिलोंग करते हो तो डिफेंस की जो कैटेगरीज है 1 2 3 उनमें से जिसमें आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट या फिर प्रोफार्मा आपके पास होना ज़रूरी है। PWD के स्टूडेंट्स के पास अभी जो नया रूल्स उन्होंने आया है, नया जो नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके हिसाब से आपके पास 2020 का और जो सेंटर उन्होंने दिए बहुत कम है, मुंबई के शायद दोनों है, वहाँ का आपको PWD सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो। एक बार कंफर्म कीजिए वो सेंट्रल के लिए है फिर स्टेट के लिए भी है, तो मुझे लगता है कि वो स्टेट के लिए भी है। और आपको इस जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हमें दिया है स्टेट का, उसमें भी ये दिया है कि आपको PWD सर्टिफिकेट 2020 का होना चाहिए। MKB की बात करें तो उनके पास वो जो प्रोफार्मा है वो होना चाहिए अगर आपको इस कोटे से एडमिशन लेना। हिली एरिया का भी सेम है, आपको एनेक्चर जो F में दिया है फॉर्मेट वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगी, जिस माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं उसके प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा, मतलब माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होगा, एफिडेविट होगा आपके पेरेंट्स का, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट पे कुछ मेंशन होगा, तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा। ट्रांसफर ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज़ है और जो उस कोटे से एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनको ट्रांसफर ऑर्डर या फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो एक थोड़ा सा रफ आइडिया हमने डॉक्यूमेंट के बारे में ले लिया। अब देखेंगे कि सीटों का बंटवारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है वो कैसा है। तो जनरली सभी को पता है कि यहाँ पे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों कोटे हैं। ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उन जो एजेंसी है उनसे होता है, और स्टेट का एडमिशन जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है वो करता है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी के भी कुछ सीट्स होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये सीट्स अवेलेबल होती है। MBBS की 16, BDS की 3 और BMS की 5 सीटें जो है ये डिडक्ट होगी आपके 85% में से ही, मतलब जो महाराष्ट्र
का स्टेट कोटा है उसमें से वो सीटें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉमिनी चली जाएगी। 15% जो कोटा होता है ऑल इंडिया वो वैसे कि वैसा ही रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के सभी जो कोर्सेस हैं मतलब MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS के 15% कोटा ऑल इंडिया को चला जाता है और वो ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी से। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो BAMS, BUMS और BHMS के 15% सीट्स ये ऑल इंडिया कोटे में चले जाते हैं और जिसके एडमिशन हुए थे होते हैं सेंट्रल एजेंसी की तरफ से। इसमें से अगर कुछ सीटें बचती है तो फिर इनकी सीटें ट्रांसफ़र हो जाती है स्टेट कोटे में और फिर उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट भरता है। अब स्टेट कोटे की बात करेंगे तो MBBS, BDS, BMS और BUMS, BHMS गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने भी ये कोर्सेस हैं उनके 85% सीट्स ये स्टेट कोटे में चले जाती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे भरती है। MBBS, BDS प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो MBBS, BDS की जो 85% सीट है वो भी स्टेट कोटा भरता है। उसमें 15% जो सीट्स होती है वो इंस्टीट्यूट लेवल कोटे की भी इंक्लूड होती है और वो भी कैप के थ्रू ही भरी जाती है। और कैप के थ्रू जब आप भरते हो तो फिर ये भरे जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और ऑल इंडिया लेवल पर भरते समय उसमें आप PIO, NRI, OMS भी शामिल होते हैं और उसमें NRI को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो MBBS और BDS के प्राइवेट कॉलेजेस की जो इंस्टीट्यूट लेवल की 15% सीट्स है वो भी कैप के थ्रू ही भरे जाते हैं। अगर वो कैप के थ्रू नहीं भरते तो फिर इंस्टीट्यूट को चले जाते। लेकिन BMS, BUMS और BHMS के प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उनके 70% सीट जो है हो जाते हैं स्टेट कोटे को, 15% सीट ऑल इंडिया कोटे को और 15% सीट है वो जाते हैं आपको इंस्टीट्यूट लेवल पर और वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पर ये सीट्स भरे जाते हैं। यहाँ पे भी PIO, NRI, OMS स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हो सकते हैं लेकिन ये सीट्स कॉलेज भरता है, आपको कॉलेज को कॉन्टैक्ट करना होगा। बाकी के कोर्सेज की बात करेंगे तो आपकी फिजियोथेरेपी और बाकी के कोर्सेज जो है नर्सिंग इंक्लूडिंग नर्सिंग तो उनके 100% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज के ये कैप के थ्रू सेंट्रल महाराष्ट्र गवर्नमेंट भरता है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें फिजियोथेरेपी और इंक्लूडिंग नर्सिंग कोर्सेज की तो प्राइवेट कॉलेज के 85% सीट्स है कैप के थ्रू भरे जाते हैं और 15% जो सीट्स है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर इंस्टीट्यूट भरा जाता है। तो एक रफ आइडिया हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट का ले लिया। आप सीट मैट्रिक्स अगर रेफर करोगे तो फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हालांकि ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स इशू हो गया है और आपने उसे रेफर किया भी होगा। रिजर्वेशन की थोड़ी बात करें तो रिजर्वेशन स्टैंडर्ड रिजर्वेशन जो है वो है 10%, EWS का भी रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट कॉलेज को 50% रिजर्वेशन है लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए 25% रिजर्वेशन का आधा है। वो भी आप एक नोट करने वाली बात है, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स में आपको बात बताई जाएगी। और जो नोटिफिकेशन है मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग उसका भी संदर्भ यहाँ पे दिया है। उसके अनुसार प्राइवेट कॉलेज में ये 25% रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन हालांकि EWS का है। लेकिन आप वहाँ पे देख लीजिए किस कॉलेज को परमिशन है, जिस कॉलेज को हायर अथॉरिटीज़ ने परमिशन दी है उस कॉलेज को ही सिर्फ आपको EWS की जगह मिलेंगी। हालांकि आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा कि जिनको जिनको परमिशन मिली है उन सभी कोर्सेज को 10% EWS की सीटें विद इन इंटेक है, इंटेक से ज़्यादा नहीं है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। जहाँ पे कॉलेज को स्टार प्रदर्शित किया गया है उसके आगे आपको EWS की सीटें मिल जाएगी। जिन कॉलेज को परमिशन दी है सिर्फ उसी कॉलेज में आपको ये सीटें मिल जाएगी। तो जब आप ये स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे एडमिशन के लिए, प्रेफरेंस फॉर्म दे रहे हैं, तो फिर अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन से कॉलेज में EWS की सीटें अवेलेबल है और कौन से कॉलेज में नहीं है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर बात करेंगे डिफेंस कोटा की तो डिफेंस कोटा की 5% सीट स्टेट लेवल पर अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा पाँच सीटें आप कॉलेज को अलॉट कर सकते हैं। तो उनमें फिर गवर्नमेंट के जो या फिर गवर्नमेंट एडेड के मेडिकल कॉलेज होंगे, डेंटल, आयुर्वेद और यूनानी कॉलेज में, और बाकी के जो कोर्सेस है उनमें भी कुछ जगह पर ये सीटें अवेलेबल है। उनका बंटवारा अगर हम देखें तो 5 अगर जिस कॉलेज में सीटें आती है तो वहाँ पे डिफेंस 1 को 3 और बाकी के 2 कैटेगरी को 1-1 सीट जाती है। 4 अगर सीट्स किसी कॉलेज को आती है तो फिर वहाँ पे डिफेंस कैटेगरी 1 को 2 और बाकी को 1-1 जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है स्टेट लेवल सीटों का बंटवारा स्टेट लेवल पर है, कॉलेज लेवल पर नहीं है। स्टेट लेवल पर है तो फिर डिफेंस को कभी कभी 3 और इनमें से किसी को 1 और 0 भी हो सकता है। जहाँ पे जिस कॉलेज को 3 सीटें अलॉट हो रही है तो वहाँ पे 2-1-0 या फिर 2-0-1 भी हो सकता है। तो डिफेंस 1 और 2 और 3 में स्वैप भी होता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अगर सीट मैट्रिक्स आपने रेफर कर दिया तो आपको पता चल जाएगा। ये रफ आइडिया आने के लिए उन्होंने दिया है आपको कि सीटों को बंटवारा कैसे होगा। लेकिन जनरली डिफेंस 1 की सीटों में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो आपको उतनी सीटें मिल जाएगी। डिफेंस 2 और 3 में स्वैप होता है। वो आप देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेज में सीट्स अभी इस सीट मैट्रिक्स में दिख रही है। तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरते समय या फिर चॉइस फिल करते समय ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों तो फिर PWD के लिए 5%, हिली एरिया के लिए 3% और फीमेल कैंडिडेट के लिए
फिर 30% का रिजर्वेशन वर्टिकली है, आपको पर्टिकुलर जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको लेडीज़ और PWD और हिल एरिया का रिजर्वेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं MKB महाराष्ट्र कर्नाटका जो बॉर्डर है, विवादित बॉर्डर है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए 8 सीट्स मेडिकल कॉलेज में, 2 सीटें डेंटल में और 5 सीटें आपको आयुर्वेदिक या BMS कोर्स के लिए मिल जाएगी। आपको उसका फ़ायदा लेने के लिए जो पर्टिकुलर उनका फॉर्मेट है वहाँ उसमें आपको आपके सर्टिफिकेट्स या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। थोड़ी सी बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की, हालांकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपने भरा भी होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल स्टेजेस में है, उसमें कुछ स्टेज स्किप किए, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप अब स्किप हो गया है, तो आपको ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार चेक करनी है। यहाँ ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है दोस्तों। बहुत बार होता है कि हम गड़बड़ी में फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये गलत हुआ, बहुत करेक्शन होता नहीं है उसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप धीरज से भरिएगा, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार, 2 बार, 3 बार चेक कीजिएगा आपने भरी हुई इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट है, जहाँ पे जो डेटा हमें एंटर करना है वहीं पे वही डेटा एंटर हुआ है, कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है। 2 बार पढ़िएगा, उसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पूरा फॉर्म चेक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे के लिए जाइए, पेमेंट कीजिएगा। आफ्टर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड का लिस्ट हमने देखा, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपको अपलोड करने हैं और फिर पेमेंट आप प्रिंट लेना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी बहुत ज़रूरी है, वो अभी आपको संभाल कर रखना है। तो पेमेंट होने के बाद ऐसा माना जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और ये फॉर्म सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपको देनी होगी, भरनी होगी ऑनलाइनली। तो वो अगर आप सिर्फ स्टेट कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 1000 रुपीज़ आपके लिए चार्ज होगा। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होगी, ये नॉन रिफंडेबल है, किसी भी प्रकार से आपको ये रिफंड नहीं होगी। तो स्टेट कोटे के लिए 1000 रुपीज़, और अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, जो कि MBBS और BDS ओनली कोर्सेज के लिए जो उनके जो इंस्टीट्यूट लेवल की 15% जगह होती है वो भी कैप के थ्रू भरी जाती है, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 5000 रुपीज़ उसके चार्ज है। अगर आप दोनों के लिए भी जा रहे हो तो फिर 6000 रुपीज़ का पेमेंट आपको ऑनलाइनली करना है। तो चलिए आगे मुड़ते हैं, आगे देखते हैं कि उनका जो वेबसाइट आप सभी को पता होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पता है ऑलरेडी आपको, वीडियो को देर हो गई डालने के लिए, तो सभी को ये पता है। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाकर आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। पेमेंट भी उसी प्रकार से, उनका वेब पोर्टल है, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस जाकर पढ़िएगा, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, बाद में आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। एक बार आपका पूरा फॉर्म भरकर हो गया, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके हो गया, तो फिर आप यहाँ पे आइएगा ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे ऑनलाइन प्रेफरेंस के लिए लिंक है, आप इस पर क्लिक कर आगे जाते हो तो यहाँ से लॉगिन करो, आपका यूज़र नेम पासवर्ड डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो और लॉगिन करो। और फिर यहाँ पे आप MBBS और BDS कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आपके प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हो। तो एक बार आपने प्रेफरेंस फॉर्म भर दिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ऑनलाइन प्रेफरेंस आपने अभी MBBS और BDS के लिए भर दिए, तो उसके बाद होगा आपका मेरिट लिस्ट आएगा, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका डायरेक्टली आ जाएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद फिर आपका अलॉटमेंट जैसे आएगा आपको फिर उसे एक्सेप्ट करना है, कॉलेज एक्सेप्ट, सीट एक्सेप्ट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस कॉलेज पर, और फिर आपको कॉलेज ज्वाइनिंग यानी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज ज्वाइनिंग होगा। आपको कंपलसरी बेटरमेंट का ऑप्शन लेना है। अगर आपका ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे बेटरमेंट की चांसेस है तो कंपलसरी बेटरमेंट, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग जैसा चूज़ हमें करना नहीं है, मुझे बेटरमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको कंपलसरी बेटरमेंट है। अगर आपने SRF स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा तो फिर कंपलसरी बेटरमेंट आपके लिए लागू होगा। तो इसकी डिटेल चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, बेटरमेंट का ऑप्शन क्या होगा, क्या कंडीशंस होगी कैप राउंड की, कैप राउंड में क्या क्या होगा, ऑप्शन फॉर्म भरते समय क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है, बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही था, बहुत लंबा हुआ तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी सी जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की, जैसे कि मैंने बार बार कहा कि हालांकि वीडियो को देर होगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ से आगे रेगुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। रुकते यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।